लेकिन मेवाड़ के जितने भी सामंत थे वो महाराणा उदय सिंह के इस फैसले के साथ में खुश नहीं थे। और जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को, तो सारे के सारे सामंत मिलकर के मेवाड़ के महाराणा प्रताप को राजा बना देते हैं जगमाल की जगह पर। जगमाल इस बात से खुश नहीं होता है, वो अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर उसको जहाजपुर की जागीर दे देता है। महाराणा प्रताप के जन्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। उनके बचपन का नाम कीका था। अगर हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनका जन्म होता है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयंताबाई सोनगरा, पत्नी अजबदी पवार। उनका जो पहला जो राज तिलक होता है वो गोगोंदा उदयपुर में ही कर दिया जाता है, लेकिन विधिवत जो उनका राज तिलक है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है और उसमें मारवाड़ के राजा चंद्रसेन भी उपस्थित होते हैं। कृष्णदास चुंडावत जो सलुम्बर के सामंत थे वो महाराणा प्रताप का राज तिलक करते हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि चुंडा के वंशज हैं, इसलिए उनको ये अधिकार दिया गया था कि मेवाड़ का जो भी राजा बनेगा उसका राज तिलक सलुम्बर के सामंतों द्वारा किया जाएगा। अब हमें पता है कि महाराणा उदय सिंह के साथ में अकबर की कभी नहीं बनी। अकबर रेगुलर संघर्ष में था, तो जैसे ही उनका बेटा राजा बनता है तो अकबर 4 दूत भेजता है कि क्यों ना पहले बातचीत से ही मामले को सुलझाया जाए। ये जो चारों दूत हैं इनके नाम कौन कौन से सन में आए थे, कब कब आए थे, ध्यान में होना चाहिए। सीरीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया और फोर्थ नंबर पे कौन आया। ट्रिक से आप याद कर सकते हो, JMBT ट्रिक है। पहले नंबर पर जलाल खां कोरची 1572 में आ गया था। फिर आता है मान सिंह जून 1573 में। फिर आता है भगवंत दास सितंबर 1573 में और सबसे लास्ट में आता है टोडरमल दिसंबर 1573 में। यह आपको ध्यान में रखना है। अब बातचीत के लिए मनाया जाता है, महाराणा प्रताप मानते नहीं है तो लास्ट में क्या होगा, युद्ध होगा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है। कई बुक्स में 21 जून 1576 भी लिखा हुआ है। हल्दी घाटी एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच में एक तंग रास्ता जो गुजरने के लिए, मतलब इस साइड से यहां पर आने के लिए और इस साइड से यहां पर जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा। तो यहां पर प्रताप और अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध होता है। प्रताप की तरफ से ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर अपने 3 बेटों के साथ में, अफगानी नेता हाकिम कासूर, भील नेता पुंजा भील अपनी सेना के साथ में, सलुम्बर से कृष्णदास चुंडावत अपनी सेना के साथ में प्रताप की तरफ से भाग लेते हैं। अकबर खुद इस युद्ध में नहीं आता है, उसकी तरफ से 2 सेनापति आते हैं सेना लेकर के, एक मान सिंह एक आसफ खां। पहली बार मान सिंह को स्वतंत्र रूप से सेनापति का प्रभार दिया गया था किसी युद्ध में। मर्दाना हाथी पर बैठ करके आता है मान सिंह। एक क्वेश्चन आपको ध्यान में यहाँ पर ये रखना है कि अकबर की सेना में एक इतिहासकार भी मौजूद था और उसका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है मुंतखब उत तवारीख। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो युद्ध होता है, पहले जो है वो प्रताप की सेना काफी भारी होती है अकबर की सेना के ऊपर, लेकिन अकबर की सेना में एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है मेहतर खां। वो झूठी सूचना फैला देता है कि अकबर खुद आ रहा है आर्मी लेकर के, जिसके बाद में अगर इस युद्ध में हम हार जीत देखें तो अगर नैतिक विजय देखें तो प्रताप की हुई थी, क्योंकि अकबर के सेनापति यहां से जब वापस गए तो अकबर ने कुछ समय तक मान सिंह और आसफ खां का अपने दरबार में आना बंद कर दिया था। इससे यह लगता है कि ना तो वो प्रताप को पकड़ पाए थे, ना प्रताप को हरा पाए थे और ना ही मेवाड़ को जीत पाए थे, बल्कि उन्हें तो डर लग रहा था कि कहीं प्रताप उनको पीछे भाग करके या उनको आपस में पकड़ ना ले। तो इस चीज से पता चलता है कि इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में नैतिक विजय प्रताप की हुई थी। इस युद्ध में प्रताप का जो घोड़ा था, चेतक नाम था उसका, वो घायल हो जाता है और उसको लेकर के प्रताप जब इस युद्ध भूमि से बाहर निकलते हैं तो चेतक की मृत्यु हो जाती है और बलीचा राजसमंद में आज भी चेतक की छतरी बनी हुई है। अब जब महाराणा प्रताप इस युद्ध से बाहर आते हैं तो उनकी जगह पर झाला बीदा जी, या फिर जिसको झाला मान के नाम से भी जानते हैं, वो महाराणा प्रताप की जगह युद्ध लड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि महाराणा प्रताप की जगह किसने ली थी। सेम इसी तरीके से 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था तब भी सांगा की जगह किसी ने ली थी, ये आप बताओगे। अब बहुत सारे इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नामों से बोला है। अबुल फजल ने बोला है खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने इसको बोला है गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने बोला है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बोला है बादशाह बाग का युद्ध। और इस युद्ध में कुछ हाथियों ने भी भाग लिया था, जैसे प्रताप की तरफ से लूना और रामप्रसाद को अकबर की सेना पकड़ के ले जाती है और इसका नाम चेंज करके पीर प्रसाद कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कौन से हाथी को पकड़ा, क्या नाम था और नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया। अकबर की तरफ से जो हाथी भाग लेते हैं उसका नाम होता है मर्दाना और गजमुक्ता। ठीक है, अकबर का जो हाथी है उसका नाम होता है हवाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अकबर इस युद्ध में भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद में रेगुलर मेवाड़ के ऊपर अटैक करता रहता है। 1576 में लास्ट में
जून में युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। 1576 लास्ट में अकबर खुद आता है, उदयपुर को अपने अंडर करता है और उसका नाम बदल करके कर देता है मोहम्मदाबाद। जैसे कि 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर देता है। 1577, 78, 79 में शाहबाज खां 3 बार कुंभलगढ़ पर अटैक करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार अटैक किया था। अब जब कुंभलगढ़ पर 3 बार अटैक होता है तो एक बार शाहबाज का कुंभलगढ़ को अपने अंडर कर लेता है, तो प्रताप को एक अस्थायी राजधानी बनानी पड़ती है और उस राजधानी का नाम होता है आवरगढ़। उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना आता है अकबर की तरफ से, और इसी के टाइम में एक शेरपुर घटना होती है। अब्दुल रहीम खान खाना की कुछ जो उनकी पत्नियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो कैंप में रह रहे होते हैं। उनको पकड़ करके महाराणा प्रताप का बेटा ले आता है अमर सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप को जब ये बात पता चलती है तो वो ससम्मान उन रानियों को वापस उनके कैंप में भिजवाता है। ये चीजें हमें शो करती हैं कि महाराणा प्रताप ने कभी भी इलीगल तरीके से किसी युद्ध को जीतने की कोशिश नहीं की होगी। 1582 में होता है दिवेर का युद्ध। इस दिवेर के युद्ध को जेम्स टोड बोलता है मेवाड़ का मैराथन। इस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ देती है ईडर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के राज्य। वहां की जो रियासतें होती हैं वो प्रताप का साथ देती हैं। लेकिन अकबर का इसमें सेनापति होता है सुल्तान खां, और इस सुल्तान खां को मार देता है महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। ठीक है, अकबर की तरफ से लास्ट अटैक होता है मेवाड़ पर 1585 एडी में, और ये अंतिम आक्रमण करता है जगन्नाथ कछवाहा। लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को इसमें जीत नहीं मिलती। वो जब वापस जा रहा होता है तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उसकी मृत्यु हो जाती है, और आज भी वहां पर उसकी छतरी बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन, अंतिम आक्रमण किसने किया? जगन्नाथ कछवाहा। कहां पर उसकी छतरी बनी हुई है? प्रताप को ये बात बहुत बुरी लगती है कि बोले यार युद्ध की शुरुआत हुई थी जिसमें ये आमेर वाले आ गए और अब फिर से ये आमेर वाले, तो बोले ना आमेर वालों पर अटैक करो। तो मालपुरा जो आमेर रियासत है वहां पर अटैक करता है प्रताप। मालपुरा वाला जो रीजन है जो टोंक के पास पड़ता है उसको अपने अंडर कर लेता है, और वहां पर नर्मदेश्वर शिव मंदिर और झालरा तालाब प्रताप बनवा देता है। इसके बाद में अकबर के आक्रमण होना या बंद हो जाते हैं मेवाड़ वाले रीजन में, और प्रताप जो है वो चावंड को अपनी राजधानी बना लेता है। एक बात और ध्यान में रखनी है, भामासा और उसका भाई ताराचंद, ये दो जो है वो चूलिया नामक गांव होता है, वहां पर प्रताप को मिलते हैं जब प्रताप की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है, और वहां पर काफी ज्यादा पैसा दिया जाता है इन लोगों के द्वारा महाराणा प्रताप को। इसीलिए मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं किसको? भामाशाह को। और जब भी कोई दान करता है तो आज प्रेजेंट टाइम में आज भी उसको भामाशाह के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। चावंड को राजधानी बना लेते हैं महाराणा प्रताप, वहां पर महल बनाते हैं, चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है चावंड में ही, और बांडोली उदयपुर में आज भी उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब महाराणा प्रताप के कुछ दरबारी विद्वान थे, जिसमें पहला था चक्रपाणी मिश्र। उन्होंने कुछ बुक लिखी, राज्याभिषेक, मूर्तमाला, विश्ववल्लभ। इसको लेकर के आरएस मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है। विश्ववल्लभ जो थी वो उद्यान विज्ञान पर आधारित थी, मतलब पेड़ पौधे कैसे उगाते हैं, फल सब्जियां कैसे उगाते हैं उसके बारे में। राज्याभिषेक जो है वो राजतिलक पर आधारित है। हेमरतन सूरी ने बुक लिखी गोरा बादल री चौपाई। माला सांधु और रमा सांधु जो है वो चारण कवि थे और महाराणा प्रताप के दरबार में हुआ करते थे। महाराणा प्रताप के समय में ही चावंड शैली विकसित होती है, और इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे नसीरुद्दीन। महाराणा प्रताप बहुत बड़े दानी भी थे, और ये इस बात से पता चलती है कि सादुरलाल त्रिवेदी को उन्होंने मंडेर की जागीर दे दी थी, और ये बात उदयपुर अभिलेख से पता चलती है। अब ये महाराणा प्रताप की 1597 में डेथ हो गई। उसके बाद में उनका बेटा अमर सिंह, जो काफी अपने पिता की तरह ही बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था। अमर सिंह 1597 से 1620 तक उनका रूलिंग टाइम होता है। हमें पता है कि 1605 तक अकबर होता है मुगल राजा। 1605 में जब अकबर की डेथ हो जाती है तो उनका बेटा जहांगीर राजा बन जाता है। जहांगीर जैसे ही राजा बनता है वो दोबारा से इनके ऊपर आक्रमण, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। वो युद्ध ना करके वहां की मेवाड़ की जो लोकल जनता है उसको परेशान करना स्टार्ट करते हैं। अब जो लोकल जनता है वो बोलती है किसको? राजा को, कि आप प्लीज कुछ कीजिए, ये लोग जो हैं वो ना तो युद्ध कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। अब अमर सिंह को ये बात परेशान करने लग जाती है, तो अमर सिंह का बेटा होता है कर्ण सिंह।
कर्ण सिंह को लगता है कि हमें संधि कर लेनी चाहिए। हालांकि अमर सिंह देखो एक बिल्कुल शक्तिशाली राजा का बेटा और खुद शक्तिशाली रहा हुआ जब वो राजकुमार था, तो उसको कैसे लगे कि जिन मुगलों के खिलाफ में मेरे जो पूर्वज हैं वो लड़ते लड़ते मृत्यु उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन वो उनकी अधीनता नहीं स्वीकार कर पाए, तो मैं कैसे उनकी अधीनता स्वीकार कर लूं। तो अमर सिंह राजी तो हो जाता है, क्योंकि देखो लास्ट में जनता के लिए राजा को जीना पड़ता है। अब जनता परेशान है तो अमर सिंह राजी हो जाता है कि चलो ठीक है संधि कर लेंगे। लेकिन अमर सिंह इस बात से खुश नहीं होता। फिर वो नौचौकीपाल जगह पर, नौचौकीपाल एक जगह है जहां पर बाद में राज सिंह जब राजा होगा तो यहाँ पर राजसमंद झील बनाएगा, उस नौचौकीपाल जगह पर चले जाते हैं। फिर अपना बचा हुआ जो टाइम है वो वहीं पर निकालते हैं। तो अमर सिंह के शासनकाल में, अब देखो भले ही उनको पसंद नहीं था तो लेकिन उनके शासनकाल में संधि होती है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि मुगल मेवाड़ संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो अमर सिंह के शासनकाल में हुई थी। 5 फरवरी 1615 को ये संधि होती है और इसमें मुगल की तरफ से खुर्रम, जिनका नाम शाहजहां होता है, वो आते हैं, और मेवाड़ की तरफ से शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला। इस संधि में कुछ शर्तें लिखी जाती हैं। शर्तों में ये बोला जाता है कि देखो मेवाड़ वाले बोलते हैं कि भाई हमारे राजा कभी, आप जब भी किसी के साथ संधि करते हो ना, मुगल लोग जब भी संधि करते हैं तो क्या चाहते हैं कि वहाँ का राजा आपके दरबार में आए। मेवाड़ का राजा नहीं आएगा कभी मुगल दरबार में। बोल ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बोला, मुगल वालों ने बोले आपका राजकुमार को आना होगा 1000 सेना लेकर के। बोल ठीक आएंगे। मेवाड़ वाले बोलते हैं कि हम आपके साथ में कभी वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे। आप जब भी किसी राजा के साथ में संबंध स्थापित करते हो तो वहाँ की राजकुमारी से शादी कर लेते हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। बोल ठीक है। मेवाड़ वाले बोलते हैं कि हमें चित्तौड़ का किला दे दो। मुगल वाले बोलते हैं कि दे देंगे चित्तौड़ का किला, लेकिन पुनर्निर्माण नहीं कर पाओगे। ये ध्यान में रखना है, इस संधि में पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे। चित्तौड़ का किला दिया जाएगा लेकिन पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे। अब जब अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह मुगल दरबार में जाता है तो उसको 5000 मनसबदार पोस्ट दी जाती है। इस समय आप टाइम देखो, 1600 का टाइम आ गया है, मतलब हमारे भारत में जो ब्रिटिशर्स थे वो आने लग गए थे। तो उस समय एक ब्रिटिशर्स की तरफ से एक दूत ही मान लो, आप मैसेंजर ही मान लो, सर टॉमस रो आए हुए थे जहांगीर के दरबार में। तो उन्होंने देखा कि मुगल मेवाड़ संधि हुई है, मेवाड़ वालों को इज्जत भी दी जा रही है, तो उनको लगा कि शायद युद्ध करके जीत के आए होंगे। लेकिन जब उनको बाद में पता चलता है कि युद्ध से नहीं बुद्धि से जीता है उन्होंने मेवाड़ वाले को, तो अगर ये स्टेटमेंट आए कि बल से नहीं बुद्धि और चतुराई से उन्होंने मेवाड़ वाले को जीता था, तो ये किसने बोला था? ये सर टॉमस रो ने बोला था। अमर सिंह नौचौकीपाल पे चले जाते हैं संधि के बाद में, वहीं पर अपना बचा हुआ समय, अपना जो जीवन है वहीं व्यतीत करते हैं, वहीं उनकी डेथ हो जाती है और फिर आहड़ में उनकी छतरी बनाई जाती है। चावंड जो है वो 28 साल राजधानी रहती है, उसके बाद में उदयपुर राजधानी शिफ्ट हो जाती है। अब देखो, अब से पहले हमने अलग अलग राजाओं की अलग अलग जगह छतरी देखी कि भाई जो महाराणा प्रताप है उनकी छतरी कहीं पर है, दूसरे जो राजा है उनकी छतरी कहीं पर है। तो पहली बार आहड़ में जो छतरी है वो अमर सिंह की बनती है और उसके बाद में जितने भी राजा होंगे मेवाड़ के गुहिल डायनेस्टी में, गुहिल वंश में, उन सारों की जो छतरी है वो आहड़ में ही बनेगी। तो अब अलग अलग राजा के लिए छतरी कहाँ बनी हुई है वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। ओके, उसके बाद में राजा होते हैं कर्ण सिंह, अमर सिंह के बेटे। 1620 से 1628 तक इनका रूलिंग टाइम होता है। उदयपुर में जो राजधानी होती है वहां पर कर्णविलास और दिलखुश महल का निर्माण ये करते हैं। इसके अलावा पिछोला जो झील है उसमें जगमंदिर महल का निर्माण शुरू कर देते हैं कर्ण सिंह, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। बाद में इनका जो बेटा होता है जगत सिंह, कर्ण सिंह के बाद में राजा बनता है जगत सिंह, जिसका रूलिंग टाइम होता है, शासनकाल होता है 1628 से 1652 एडी के बीच में। जगत सिंह इन महलों को, ये जो जगमंदिर महल जिनकी शुरुआत कर्ण सिंह ने करवाई थी, उनको पूरा करवाता है। अब पूरा करवाया जगत सिंह ने, इसीलिए इसको जगमंदिर महलों के नाम से जाना गया। जगत सिंह जो है वो उदयपुर में जगदीश मंदिर, जिसको जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसको सपनों का मंदिर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि जगत सिंह जो है वो पुरी घूमने गए थे। पुरी घूम करके जब वो वापस आए तो उनके रात को उनका सपना आता है कि जगदीश जी उनके सपने में आए और उनको बोल रहे हैं कि यहाँ भी उनका एक मंदिर होना चाहिए। तो पुरी में जो मंदिर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो मंदिर बनवाते हैं, इसलिए उसको जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से जानते हैं, और सपनों का मंदिर भी इसीलिए बोलते हैं। ये जो जगदीश मंदिर था इसके वास्तुकार थे अर्जुन, भाणा और मुकुंद।
अब यह मंदिर बना है तो प्रशस्ति लगाई जाएगी। प्रशस्ति और अभिलेख में क्या अंतर होता है? प्रशस्ति ये होती है कि जब पत्थर जो लगाया जाता है किसी निर्माण कार्य स्थल पर, तो उस पत्थर में जब उस राजा के बारे में ही सारी बातें बताई जाए तो वो होती है प्रशस्ति। और जब पूरे वंश के बारे में या अलग अलग बातें बताई जाए उस पत्थर के ऊपर तो वो होता है शिलालेख। तो इस प्रशस्ति में जगत सिंह के बारे में बात बताई जाती है और कृष्ण भट्ट इस प्रशस्ति का रचनाकार होता है, मतलब लेखक जो होता है वो कृष्ण भट्ट होता है। इस प्रशस्ति में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, उसके बारे में जानकारी मिलती है इस प्रशस्ति में। ओके, ये जो जगत सिंह है इसकी एक धाई माँ थी, मतलब इनको पालने वाली थी, उसका नाम था नौजूबाई, और नौजूबाई का मंदिर भी बनवाता है उदयपुर में जगत सिंह। जगत सिंह ये बाद में राजा बनते हैं मेवाड़ के राज सिंह। 1652 से 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। अब अभी तक हमने देखा कि 1615 में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद में मेवाड़ के जितने भी राजा बनते हैं वो एक समन्वय की नीति के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। लेकिन राज सिंह जैसे ही राजा बनता है मेवाड़ का, उस समय मुगल साम्राज्य का राजा होता है शाहजहां, तो शाहजहां के खिलाफ में आक्रामक नीति अपना लेता है। 1615 की संधि के अकॉर्डिंग जो मेवाड़ वाले थे उनको चित्तौड़ दिया गया था, चित्तौड़ का किला, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते थे मेवाड़ वाले। लेकिन राज सिंह ने चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाना शुरू कर दिया। बाद में शाहजहां जो है वो सादुल्ला खां को भेजता है और फिर इस निर्माण पर रोक लगाता है। अब शाहजहां की जैसे ही डेथ होने वाली होती है और जैसे ही लगता है कि अब राजा कौन बनेगा, तो उनके जो बेटे होते हैं उनके बीच में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। 4 बेटे होते हैं शाहजहां के, जिसमें से मेन जो युद्ध होते हैं वो दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में होते हैं। ज्यादातर जो राजा होते हैं राजपूताना के वो दारा सिकों का साथ देते हैं, लेकिन जो राज सिंह राजा होता है मेवाड़ का वो किसी का साथ नहीं देता, मतलब ना दारा सिकों का ना औरंगजेब का। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो औरंगजेब को ही फायदा होगा, भाई सारे राजा दारा सिकों का साथ दे रहे हैं, मेवाड़ शक्तिशाली है और मेवाड़ ना दारा सिकों का साथ दे रहा है ना औरंगजेब का साथ दे रहा है, सारे लोग इधर हैं और वो इसका साथ नहीं दे रहा है, मतलब एक तरीके से औरंगजेब को ही फायदा हुआ। अब वैसे तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से राज सिंह जो है औरंगजेब का फायदा करता है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब राजा बनता है औरंगजेब के साथ में संघर्ष शुरू कर देता है, उसकी हर बात को मना करने लग जाता है राज सिंह। जैसे ही दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में मुगल जो उत्तराधिकार युद्ध होता है उसमें दोनों भाइयों के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तो राज सिंह क्या करता है, अपने जो राज तिलक की जो उनकी डेट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या करता है, अपनी आर्मी लेकर के उस दिन बाहर निकलता है और आसपास के एरिया को जीतता है, मतलब मुगलों का जो एरिया था उसको अपने अंडर करता है और इसको बोलते हैं टीका दौड़। अब औरंगजेब जैसे ही राजा बनता है तो जजिया कर देने से मना कर देता है राज सिंह। इसके अलावा राठौड़ राजपूत संधि को बढ़ावा देता है। क्या है राठौड़ राजपूत संधि? देखो, जब मेवाड़ में राज सिंह थे उस समय मारवाड़ जो राज्य, मतलब जोधपुर वाला जो क्षेत्र था, वहां पर राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु जब होती है तो उसका बेटा अजीत सिंह राजा बनना चाहिए, लेकिन औरंगजेब चाहता है कि अजीत सिंह को मार दिया जाए या अपने अंडर कर लिया जाए और मारवाड़ को अपने अंडर कर लिया जाए। अब इस बात में अजीत सिंह को राजा बनवाने में मेवाड़ का राज सिंह बोलता है कि मैं आपका साथ दूंगा, और इसी को बोलते हैं राठौड़ राजपूत संधि। मतलब एक तरीके से औरंगजेब के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देता है राज सिंह। औरंगजेब जो है वो अपने शासनकाल में हिंदू मंदिरों को तोड़ने लगता है, तो मेवाड़ का राजा बोलता है राज सिंह कि मेरे यहाँ पर आओ, मैं आपको शरण दूंगा। हिंदू राजकुमारी को संरक्षण देने की बात करते हैं राज सिंह मेवाड़ का राजा। और इसी तरीके का एक इंसिडेंट होता है, रूपनगढ़ अजमेर की एक राजकुमारी होती है चारुमती, और वो राज सिंह को बताती है कि औरंगजेब मेरे से शादी करने वाला है और मेरे को शादी नहीं करनी। तो उसके लिए उनसे चारुमती से शादी करने के लिए जो राज सिंह है वो सेना लेकर के जाता है और उधर से दिल्ली की साइड से औरंगजेब आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो सलुम्बर के सामंत होते हैं उस समय रतन सिंह चुंडावत, उनकी शादी हुई होती है और उनकी जो शादी होती है, उनकी जो रानी होती है उसका नाम होता है सहल कंवर। अब जब युद्ध के लिए जाना है तो रतन सिंह चुंडावत अपने एक सैनिक को बोलते हैं कि रानी से जाकर के उनकी कोई निशानी ले आओ। तो रानी को लगता है कि रतन सिंह चुंडावत ऐसे तो युद्ध में लड़ेंगे नहीं, तो वो अपना शीश काट करके दे देती है, सिर काट करके दे देती है, और हड़ी रानी के नाम से इतिहास में बहुत बड़ी फेमस हुई सहल कंवर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राज सिंह के काल में ही ये दुर्घटना, ये आप मान सकते हो कि ये घटना हुई थी। अब इसी को लेकर के, इसी घटना को लेकर के मेघराज मुकुल ने एक मतलब कविता लिखी उन्होंने, सेनानी नाम से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने लिखी थी।
अब राज सिंह के काल में ये तो हमने देखा कि राज सिंह ने कौन कौन से युद्ध लड़े, किस तरीके से औरंगजेब का विरोध किया। अब उनके टाइम में कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां भी हुई। भाई उन्होंने बोला कि जो भी मंदिर तोड़े उन मंदिरों की मूर्तियों को लेकर के आप यहाँ पर आओ, मैं आपको संरक्षण दूंगा। तो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाते हैं वो सिहाड़ नाथद्वारा में जो राजसमंद में है, द्वारकाधीश का मंदिर बनवाते हैं काकरोली राजसमंद में, और अंबा माता का मंदिर बनवाते हैं उदयपुर में। कुछ झीलों का निर्माण करवाते हैं, जैसे उनकी जो माता जी जो हों उन्होंने जाना सागर तालाब बनवाया, उनकी पत्नी ने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई, और राजसमंद में वो खुद गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील बनवाते हैं। उनके दरबार में कुछ विद्वान लोग रहा करते थे, जैसे किशोर दास, उन्होंने बुक लिखी राजप्रकाश, सदाशिव भट्ट ने लिखी राजरत्नाकर, रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखी राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। अब ये राज प्रशस्ति क्या है? राजसमंद झील की किनारे पर 9 चौकी पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर, ऐसे 25 बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर पूरा इतिहास लिखा हुआ है मेवाड़ की जो गुहिल डायनेस्टी है, गुहिल वंश है, उसके बारे में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी 1615 में, उसके बारे में भी इस राज प्रशस्ति में बताया हुआ है। इसके अलावा रणछोड़ भट्ट तैलंग ने अमर काव्य वंशावली एक किताब लिखते हैं। कविमान ने लिखी राजविलास, गिरधर आशिया ने लिखी सगतरासु। राज सिंह की जो उपाधि है वो है विजय कटकातू और हाइड्रोलिक रूलर, ये आपको ध्यान में होना चाहिए।